अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन। अच्छा जी, ये ऊपर हमारे पास लिखी हुई है जो ये टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन है। पहले हमने प्रूव किया ए माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर साई एक्स टी ओवर एक्स स्क्वेयर करली एक्स स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई इंटू एक्स टी ओवर करली टी। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें दो ही वेरिएबल हैं आपके पास, एक एक्स है और एक टी है। यहाँ पे आपके पास एक्स है वेरिएबल, इस साइड पे आपके पास टी है। तो इनको हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे देखें साई आपका ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक एक्स पे डिपेंड कर रहा था, एक्स क्या होती है, पोजीशन होती है आपकी। और टी क्या होता है, टी आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो स्पेस पे डिपेंड करता है, पोजीशन को हम स्पेस भी बोलते हैं और ये टाइम कोऑर्डिनेट है। तो इसको मैं अलग सेपरेट करके लिख रहा हूँ। ये मैंने ये थोड़ा सा देखें, साई फंक्शन को मैंने थोड़ा सा अलग करके, मतलब यहाँ पे ये भी साई, ये साई है, ये फाई है। बेसिकली ये दो केसेस होते हैं, एक अपर साई होता है, एक लोअर साई होता है। ये आपके पास अपर साई होता है, ये आपके पास लोअर साई है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, तो ये इसको एक और भी तरीका है, मतलब कि ये आसानी के लिए हमने ऐसा लिख लिया इसको। ठीक है, तो खैर लेक्चर के एंड में मैं इसका डिफरेंस आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आपके पास इस पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया। साई जहाँ जहाँ पे साई था वहाँ पे हमने लोअर केस साई और फाई लिख लिया। ठीक है, लोअर केस साई को हमने एक्स का फंक्शन लिया और फाई को हमने टी का फंक्शन लिया। तो ये हमने लिख लिया इसके साथ, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और इस साइड पे यहाँ पे ले लिया हमने अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़र्क रखना है इस साइड पे देखें साइज जो आपका है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आपका डिफ्रेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम साई को एक्स के साथ लिखेंगे, यानी कि ये आपका डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएट जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो साई एक्स हो जाएगा। और ये जो फाई टी है ये एज ए कांस्टेंट यहाँ पे काम करेगा इसी तरह दूसरी साइड पे यहाँ पे आपके पास जो साई है वो विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने साई को डिफ्रेंशिएट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ क्योंकि हमने टाइम को किसका फंक्शन लिया हुआ है, सफाई को फंक्शन लिया हुआ टाइम का। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट में लिखेंगे फाई टी लिखेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट फाई टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और साई एक्स को कांस्टेंट लेंगे, एज ए कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग द बोथ साइड विद psi x and phi t and assume that the potential v is the only function of the position ये पिछले भी टॉपिक में बात हुई थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका फंक्शन है पोजीशन का। तो हमने यहाँ पे जूम कर लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ स्पेस का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है। और साथ ही हमने डिवाइड करना है साई एक्स से और फाई टी से, बोथ साइड पे। तो जब हमने डिवाइड किया तो इस साइड पे तो आपके पास जब डिवाइड करेंगे तो ये फाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 1/साई एक्स बच जाएगा, वो हमने लिख दिया। इसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब इसके साथ तो आपके ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको तो आपने जूम किया हुआ ना कि पोजीशन का ये फंक्शन है। ठीक है, और इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे आपके पास यहाँ पे फाई कैंसिल, साई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साई एक्स डिवाइड हो जाएगा जब साई एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और फाई टी आपका जो है ना वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जी सिंपल अलजबरा की बातें, ठीक है, आपको पता होगी टाइम डिपेंडेंट है ये। यहाँ पे बात लिखी है जी, ये इस साइड पे देखें, ये आपकी स्पेस, ये वाली साइड जो टाइम इंडिपेंडेंट है और ये वाली स्पेस इंडिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ इस साइड पे, इक्वेशन की साइड पे आपको कहीं भी टी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको एक्स नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है टाइम से। ठीक, और ये इंडिपेंडेंट है स्पेस से। ठीक है, तो द अबव इक्वेशन इज द वैलिड ओनली व्हेन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हैव द इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, ये देखें जी, ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे हमारे पास
जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। मोस्टली तो हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन या कोई भी, तो उसमें जो राइट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा इक्वल होती है। इक्वेशन का मतलब यही है मसावात, बराबरी, दोनों साइडें बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक चीज़ बात हो रही है स्पेस की एक साइड पे, और एक साइड पे बात हो रही है टाइम की। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, टाइम अलग चीज़ है और स्पेस एक अलग चीज़ है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यू ये इनकी जो कांस्टेंट है, जो इनकी कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो इनकी एक मिकदार है, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पे एक है। मतलब कि स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, यानी कि एक आपके सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब कि वहाँ पे टाइम की भी वही वैल्यू आ रही है जो स्पेस की है, और जो स्पेस की है वो टाइम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। जो नंबर्स हैं वो दोनों आपस में सेम है। ये ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बराबर, ये इक्वेशन आपस में बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, इनकी कांस्टेंट बराबर है। वो कोई ख़ास पॉइंट होगा जिस पे ये आपस में बराबर होंगे बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब देखें इस इक्वेशन को, दो आपकी दो दो साइड थी, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है, ठीक है। सॉरी, ये लेफ़्ट हो गई, ये राइट साइड है। तो अब इनको आप किसी कांस्टेंट इक्वल रख लें, ठीक है। दोनों का हम अब सॉल्व करेंगे कांस्टेंट के इक्वल रख के, ठीक है। सेपरेशन, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि हमने इसको सॉल्व करना है डिवाइडिंग द, सॉरी, इसको सॉल्व करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो इसको लेफ़्ट साइड को मैंने जी के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने चेंजिंग की है कि अब करली को मैंने डी में लिख दिया है, डी फॉर्म में। कंप्लीट डेरिवेटिव, डी कंप्लीट डेरिवेटिव होता है और ये करली आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है। उसकी रीज़न है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही वेरिएबल से डील कर रहे हैं और वो वेरिएबल आपका एक्स है, स्पेस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी कर दिया, ठीक है। तो और इसी तरह ये दूसरी साइड इक्वेशन की, इसको भी हमने जी के ऊपर रख लिया। ये आयोटा एच कट 1/5t करली 5t इंटू ओवर करली टी इज इक्वल टू जी आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने क्या किया, 5t को इस साइड पे ले आए इक्वेशन के, ठीक है, दूसरी साइड पे ले आए, अपोजिट साइड पे ले आए। अब देखें जी यहाँ पे अगर इस पे गौर किया जाए तो देखें ये आपके पास ये कुछ फंक्शन है, 5t फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई। देखिए ये कांस्टेंट है, जी भी आपने कांस्टेंट लिया हुआ है कोई, और एच कट और आयोटा भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट साथ आ गया, कोई साथ फंक्शन एच डी आ गया जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया है। तो हमें पता है जी ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया किया अयोटा के साथ, ठीक है, अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर अयोटा आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया अयोटा से। नीचे अयोटा स्क्वायर होगा वो माइनस हो जाएगा और ऊपर वाला अयोटा ऐसे आ जाएगा साथ। सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, अबव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द 5t, ठीक है। इसे अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है जी 5t, और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, e की पावर माइनस अयोटा जी बाई एच का टी तो आपका फंक्शन है ना, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है जो शुरू में आई थी, जिसे आप आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये आ गई साठ साथ आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास आपको पता है, मैंने पहले भी शायद बात की है कि, तो ये देखें जी ये आपके पास ई की पावर जो होती है वो आपके पास इक्वल होती है कॉस थीटा, यानी ये जो आपके पास थीटा है इसके इक्वल होती है माइनस अयोटा साइन थीटा की इक्वल होती है। तो इसको मैंने इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लिया, ये आ गया जी कॉस जी बाय एच एच कट साथ टी आ गया, माइनस अयोटा साइन जी बाय एच कट टी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है जी, हमें पता है कि आपके पास जो ओमेगा है वो जी बाय एच कट है,
ओमेगा क्या है जी, ओमेगा आपकी एंगल है, फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और ये नोटेशन आपने पीछे भी देखा होगा कि जो कॉस के साथ हमारे पास यूज़ होता था वो ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्या है जी, वो आपके पास जी बाय एच कट, और इसको ओमेगा आपके पास 2 पाई बाय एफ भी होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू टू न्यू लिख सकता हूँ। तो एच कैट की वैल्यू का मुझे पता है, एच कैट की वैल्यू मेरे पास होती है जी h/2 पाई। तो ओमेगा की जगह पे मैं एच जी बाई एच कैट की वैल्यू पुट करूँगा, जी के ओवर आ जाएगा एच कैट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई बाय एच। यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये कंपेयर किया मेगा को इसके साथ, कंपेयर किया आपकी जो मेगा की वैल्यू होती है जी ओवर एच कट। तो जब कंपेयर किया आपके पास ओमेगा 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, और एच कट की वैल्यू आपके पास 2 पाई एच बाय 2 पाई होती है। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि एच नीचे है आपके पास, ठीक है। तो एच यहाँ पे नीचे एच कट, तो यहाँ उल्ट हो जाएगी वैल्यू, 2 पाई बाय एच आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू जी बाय एच, इसके इक्वल आ जाएगी जी बाय प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी एच मल्टीप्लाई बाय न्यू। तो ये तो बड़ी मशहूर इक्वेशन है जी, आपको पता होगा, ये प्लांक्स इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप जी की वैल्यू, जी रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, ठीक है। जी यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसकी मैं, आप देखें यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को जी की को रखा था, अब मैं ई की को रखूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया ये तो टोटल एनर्जी है। तो अब क्या होगा जी, अब मल्टीप्लाई विद -साई एक्स, ठीक है, और ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करूँगा जी, ये माइनस ख़त्म करने के लिए, साई ख़त्म करने के लिए क्या कर दूँगा, दोनों साइडों पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास ये वाला साई कैंसिल आउट हो जाएगा, साई एक्स, और ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ आपका साई एक्स वैसे आ जाएगा, और इधर भी वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, सॉरी नहीं आएगा ये, क्योंकि हमने -साई एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपके पास ये जी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, अब देखें ई इंटू साई एक्स, ठीक है, ये लोअर केस साई है जी, ये इधर ले आए हम, ठीक है। तो यहाँ से वी तो आपका नेगेटिव है, अंदर चला गया वी एक्स, और ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के साथ साई एक्स है वो कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास है जी, दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, शेड्यूलिंग इक्वेशन। इसमें आपने कुछ खास नहीं किया, इसमें आपके पास जो टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन थी उसको आपने यूज़ किया, और आपने एक अजम्पशन की है, वो ये थी कि जी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, और उसके अलावा आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोनों को, दोनों साइड्स को, साई एक्स और उसके साथ साई एक्स के साथ और फाई टी के साथ। जब डिवीजन की तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे एक आपके पास स्पेस इंडिपेंडेंट आ रही थी, एक टाइम इंडिपेंडेंट आ रही थी, इनको दोनों को आपने एक वेरिएबल के ऊपर रख लिया, उस वेरिएबल का नाम था जी। तो सेकंड वाली इक्वेशन से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यहाँ से फिर आपने जी की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, जी बाई एच। तो ये आपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सॉरी ओमेगा को यूज़ करते हुए आपने जी की वैल्यू फाइंड की, इस जी की। तो जी की वैल्यू जो आई तो वो आपके पास एनर्जी, जी आपके पास टोटल एनर्जी के इक्वल आया। तो उसको आपने कंपेयर किया, तो ये आपके पास जी, फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया -ओमेगा एक्स के साथ, ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो ई को आप इधर लेके आए, साई एक्स को कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई ये टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन थी। अब जनरल इक्वेशन की बात करते हैं फॉर 3 डायमेंशन। तो उसके लिए देखें जी, आपने यहाँ पे एक्स था, तो वहाँ पे आपने डेल एक्स स्क्वेयर डेल का यूज़ किया। देखें ये सिर्फ एक वेरिएबल की बात हो रही थी, ठीक है, एक्स की बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की। तो इसकी यहाँ पे आपने डेल को यूज़ किया, तो वो एक जनरल बात होगी, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है।
तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई जी, एच का स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई इंटू वी साई और इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास डेल स्क्वायर साई लोअर साई केस और प्लस इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है जी 3 डिमेंशन के लिए। आपने एक्स के यहाँ पे डेल स्क्वायर यूज़ कर लिया, एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट आ गया। दिस इक्वेशन डज, अच्छा यहाँ पे दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन द आयोटा सो साइज शुड बी एन गिवन रियल वैल्यू। देखिए इस इक्वेशन में गौर किया जाए तो देखिए आपके पास एच के साथ आयोटा नहीं आ रहा है, कि टाइम डिपेंडेंट में आपके पास आयोटा आ रहा था। इसका मतलब है कि ये जो टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन है, ये लाजमी नहीं कि आपको इमेजनरी नंबर दे। आप सम टाइम अजम्पशन करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपको रियल वैल्यू देती है, ठीक है। इसमें मतलब कि इसमें और उसमें टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में यही फ़र्क, ये भी फ़र्क है कि एक में इमेजिनरी मस्ट है, उसमें टाइम डिपेंडेंट में, तो इंडिपेंडेंट में आयोटा नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा जो मैं पीछे बता रहा था, लेकिन हमने डिले कर दी, यहाँ बताऊंगा मैं। यहाँ देखिए ये आपके पास जो साई है, ये जो मैंने इस तरह लिखा हुआ है साई, ये करके इस तरह ऊपर तीनों के वो है हेड बने हुए हैं तीनों बाहर के। तो ये एक आपके पास ओरिजिनल वेव फंक्शन है जो कि हम शेड्यूलिंग इक्वेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आइगन फंक्शन है, ठीक है। ये वाला जो साई है, ठीक है, ये साई आपका डिपेंड करता है एक्स पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में आपका ये जो साई है ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसको इसलिए आइगन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में भी आप देखेंगे, ठीक है, ये देखें इसको लोअर लोअर केस साई भी बोलते हैं, और ये आइगन फंक्शन है इसलिए, ये वेव फंक्शन नहीं है, इसको आप वेव फंक्शन नहीं बोलते। यहाँ पे भी आप देखें ये ओनली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो शेड्यूलिंग इक्वेशन में आपके पास जो साई है वो बोथ पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो एक जो है वो वेव फंक्शन है और एक आपके पास आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो ये था जी इनमें फंक्शन, ये फ़र्क था इनमें। तो इसको ज़रा रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा। इसमें भी इसको हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग इक्वेशन ली थी, ठीक है, और उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, दो पार्ट्स में ना, दो पार्ट्स वेरिएबल में दोनों वेरिएबल अलग अलग कर लिए थे, टी और एक्स, फिर उनको डिफ्रेंशिएट कर लिया था, फिर हमने उनको किसी कांस्टेंट की इक्वल जी की इक्वल रख लिया, फिर जी की वैल्यू निकाली, वो पुट की, ठीक है, तो वो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है, और एनर्जी की इक्वल आया, ठीक है। और फिर आपने जो है ना माइनस साई एक्स से डिवाइड कर दिया, और इस तरह करके आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं भाई, इसमें टाइम नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, स्पेस पे डिपेंड करती है, टाइम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है सभी। तो जो डिपेंडेंट है उसमें टाइम डिपेंडेंट है, उसमें टी है, और इंडिपेंडेंट है वो उसमें एक्स है, टी नहीं है। टाइम डिपेंडेंट में जो इक्वेशन यूज़ हुई है शेड्यूलिंग इक्वेशन, उसमें हमने साई लिया है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो है वो साई है, लेकिन वो फंक्शन ऑफ एक्स है, या आप लोअर केस साई भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो टाइम पे नहीं डिपेंड करता, वो टाइम इंडिपेंडेंट, इसीलिए हमें इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं। ये जी मैंने लिख भी दिया, ये आपके पास है साई अपर केस है, ठीक है, ये एक वेव फंक्शन है, ये आपके पास साई लोअर केस है, ये आपके पास वेव फंक्शन नहीं है, सॉरी, ये आपके पास आइगन फंक्शन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी।